हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत वर्मा जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बहुलक चैप्टर का तीसरा वीडियो। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने बहुलकों का क्लासिफिकेशन बतलाया था। उसी क्रम में हम लोग उसका और आगे क्लासिफिकेशन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग बहुलकों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर एक वीडियो आपके तक पहुंचता रहे। और साथ ही साथ आपने इसके पीछे वाला अगर दो वीडियो नहीं पढ़ा है, पहला और दूसरा वीडियो, तो उसको भी आप जरूर पढ़ लें, ताकि आपको ये तीसरा वीडियो अच्छी तरह से समझ में आए। अब देखिए, आज हम लोग को पढ़ना है बहुलक में चौथा स्टेप। बहुलकों के वर्गीकरण में क्या जी, चौथा स्टेप पढ़ना है। चौथा स्टेप हम लोग का है श्रृंखला विधि के आधार पर वर्गीकरण। क्या है जी? श्रृंखला विधि के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चेन ग्रोथ हम लोग जानेंगे। तो देखिए, श्रृंखला वृद्धि के आधार पर जो आपके पॉलीमर्स है, इसको दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। जिसमें से पहला आपका है श्रृंखला वृद्धि बहुलक, चेन ग्रोथ पॉलीमर्स, और दूसरा आपका है पद वृद्धि बहुलक, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में कि चेन ग्रोथ पॉलीमर्स क्या होता है, श्रृंखला वृद्धि बहुलक क्या होता है। तो श्रृंखला वृद्धि बहुलक में आपको बतलाना है कि जब एकलक इकाइयां, इसमें बतलाएंगे कि जब एकलक इकाइयां योगात्मक बहुलकीकरण प्रक्रिया के द्वारा श्रृंखला में वृद्धि करके बहुलक का निर्माण करती है, तो इस प्रकार प्राप्त बहुलक को एक शब्दों में हम चेन ग्रोथ पॉलीमर्स यानी कि श्रृंखला वृद्धि बहुलक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप बतला सकते हैं कि एथिलीन का श्रृंखला वृद्धि बहुलकीकरण बेंजोइल पराक्साइड से प्राप्त मुक्त मूलक की उपस्थिति में होती है। तो ये आपके क्या जी, श्रृंखला वृद्धि बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे देखिए, जैसे आपको ये पीछे बताया भी गया है कि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके एल्कीन के एन अणु है जो कि आपका एकलक का काम करता है। तो इसी प्रकार के कई एथीन आपस में जब जुड़ते हैं तब जाकर के यहाँ पर बहुलक का निर्माण होता है। तो उस चीज को हम ऐसे दर्शाते हैं कि सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड, और इस प्रकार से ये दर्शाते हैं। इसके ऊपर आप बहुलकीकरण लिख सकते हैं, या उसके ऊपर अगर आप चाहें तो क्या जी, बेंजोइल पराक्साइड भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एग्जाम्पल लिखा गया है, ये आपके क्या जी, श्रृंखला वृद्धि बहुलक का एग्जाम्पल ही होगा। उसी प्रकार से देखिए, अगला हम लोग का टॉपिक है पद वृद्धि बहुलक, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। इसमें जानेंगे हम लोग कि पद वृद्धि बहुलक क्या होता है। तो इसका भी परिभाषा बतलाएंगे कि दो स्वतंत्र एकलक इकाइयों के मध्य, दो स्वतंत्र एकलक इकाइयों के मध्य संघनन से प्राप्त उत्पादों की पुनरावृत्ति से इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण होता है। इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण होता है कि इस प्रक्रिया में छोटे अणुओं जैसे आपका H2O, HCl, ROH, NH3 आदि का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या दी, पद वृद्धि बहुलक, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। एक बार और देख लीजिए, इसका परिभाषा बतलाएंगे
कि दो स्वतंत्र एकलक इकाइयों के मध्य संघनन से प्राप्त उत्पादों की पुनरावृत्ति से इस प्रकार के बहुलकों का निर्माण होता है कि इस प्रक्रिया में छोटे अणुओं जैसे HCl, NH3, H2O, ROH, CO2 आदि का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार के बहुलक को हम पद वृद्धि बहुलक स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। और देखिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप बतला सकते हैं क्या जी कि फिनोल फार्मेल्डिहाइड से बना बैकेलाइट। देखिए फिनोल और फार्मेल्डिहाइड इन दोनों के द्वारा ही बैकेलाइट का निर्माण होता है, जो आगे आप पढ़ेंगे भी। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसमें आपको क्या बताना है कि फिनोल फार्मेल्डिहाइड से बना बैकेलाइट टरथैलिक अम्ल व एथिलीन ग्लाइकाल से बना टेरिलीन आदि पद वृद्धि बहुलक के प्रमुख उदाहरण होते हैं। जैसे कहा या ऐसे ही बता सकते हैं आपका कि जो आपका बैकेलाइट होता है या जो आपके टेरिलीन होता है जिसको आप डेक्रान भी कहते हैं, ये दोनों आपके क्या होते हैं जी पद वृद्धि बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। देखिए यहाँ पर बैकेलाइट और टेरिलीन के संरचनाओं के बारे में भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके बारे में। उसके बाद देखिए हम लोग का टॉपिक है क्या जी, उसके बाद हम लोग का टॉपिक है कि आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण। आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए आणविक बलों के आधार पर जो वर्गीकरण है इसको 4 भागों में किया गया है, जिसमें देखिए पहला है प्रत्यास्थ बहुलक, इलास्टोमर। दूसरा है जी रेशेदार बहुलक या तंतु बहुलक जिसको फाइबर पॉलीमर्स कहते हैं। और तीसरा आपका है ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य बहुलक जिसको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के नाम से जानते हैं। और चौथा आपका ताप दृढ़ बहुलक यानी कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है। तो यहाँ पर देखिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये प्रत्यास्थ बहुलक क्या होता है, इलास्टोमर क्या होता है। तो इसका परिभाषा बता सकते हैं कि वे बहुलक जिसमें बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर दुर्बल अंतर आणविक बलों द्वारा जुड़ी होती है, तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में हम क्या जी प्रत्यास्थ बहुलक के नाम से जानते हैं। इसका परिभाषा बतलाएंगे कि वे बहुलक जिसमें बहुलक श्रृंखलाएं परस्पर दुर्बल अंतर आणविक बलों के द्वारा जुड़ी होती है, तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में हम प्रत्यास्थ बहुलक के नाम से जानते हैं। देखिए अंतर आणविक बल को एक शब्दों में आप वांडर वाल्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी, वांडर वाल भी बोल सकते हैं। देखिए इसमें कुछ आप लोग विशेषताएं भी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर आपके प्रत्यास्थ बहुलक है, कुछ इसके विशेषताओं के बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए आपकी पहली विशेषताएं ये होती है, अर्थात पहली विशेषताएं में ये बताया जाता है कि ये बहुलक अक्रिस्टलीय होते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो आपका प्रत्यास्थ बहुलक होता है अक्रिस्टलीय होता है, और अक्रिस्टलीय होने के साथ साथ इन बहुलकों को खींचकर लंबा किया जा सकता है। और क्या जी, और इसमें बता सकते हैं कि बाह्य बल हटाने पर ये पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो आपके प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं, पहले स्टेप में आपको ये बताना है कि जो आपके प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं ये अक्रिस्टलीय भी होते हैं, खींचकर इसको लंबा भी किया जा सकता है, और साथ ही साथ
इस पर जो बाह्य बल लगाया जाता है, अगर इसको हटा लिया जाए तो ये अपनी पुनः मूल वास्तविक अवस्था को भी प्राप्त कर लेती है। तो ये पहली आपकी विशेषता हो गई। दूसरा में आप ये बता सकते हैं, प्रत्यास्थ बहुलक के दूसरी विशेषता ये बता सकते हैं कि ये बहुलक अनियमित कुंडली नुमा, ये बहुलक अनियमित कुंडली नुमा व श्रृंखला बद्ध बृहद अणु होते हैं। जो आपके प्रत्यास्थ बहुलक होते हैं ये अनियमित कुंडली नुमा भी होते हैं और श्रृंखलाबद्ध बृहद अणु भी होते हैं, और साथ ही साथ इसमें त्रियक आबंध नहीं होते हैं। जो आपका प्रत्यास्थ बहुलक होता है इसमें आपके जो त्रियक आबंध होते हैं नहीं पाए जाते हैं। और क्या जी, खींचने पर कुंडली नुमा सीधा हो जाती है। अगर ये बहुलक इस तरह से कुंडली के रूप में है तो अगर इसको खींचेंगे तो ये सीधा हो जाएगी। क्या हो जाएगा जी? सीधा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे जी, इस पर से प्रत्यास्थता का गुण, बड़े सीधा हो जाएगी तो इसमें से प्रत्यास्थता का जो गुण होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। साथ ही साथ देखिए इसके गुण में तीसरा टॉपिक आपको ये बतलाना है। प्रत्यास्थ बहुलक के गुण में तीसरा टॉपिक आपको ये बतलाना है कि इसमें प्रत्यास्थता का गुण कम होता है। इसमें प्रत्यास्थता का जो गुण होता है वे कम होता है। साथ ही साथ ऐसे बहुलक में त्रियक आबंध बनाकर प्रत्यास्थता का गुण बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ क्या जी, इसमें इस प्रकार के बहुलक में त्रियक आबंध बना करके प्रत्यास्थता का गुण बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे प्राकृतिक रबर में आप गंधक मिलाकर गर्म करेंगे, जैसे देखिए प्राकृतिक रबर में गंधक को मिलाकर जैसे ही आप गर्म करेंगे तो इसमें क्या होता है कि अनेक स्थानों पर सल्फर सेतु के रूप में आपके त्रियक आबंध जो होते हैं वो स्थापित हो जाते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक रबर की जो प्रत्यास्थता होती है वो बढ़ जाती है। क्या होती है जी? इसकी प्रत्यास्थता क्या होती है जी? बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के रबर को एक शब्दों में आप वल्कनीकृत रबर कह सकते हैं तथा यह प्रक्रिया वल्कनीकृत कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चाहें तो प्रत्यास्थ बहुलक में बहुत सारे बता सकते हैं। जैसे आपका ब्यूना एस होता है, ब्यूना एन होता है, नियोप्रीन रबर होता है, ये सभी आपके क्या होते हैं जी? प्रत्यास्थ बहुलक के ही एग्जाम्पल होते हैं। उसी क्रम में देखिए, उसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक क्या है जी? रेशेदार बहुलक, जिसको आप तंतु बहुलक के नाम से जानते हैं, फाइबर पॉलीमर्स कहते हैं। इसका परिभाषा आपको यह बतलाना है कि वे बहुलक जिनमें बहुलक श्रृंखलाओं के बीच प्रबल अंतर आणविक बल होता है, जो हाइड्रोजन आबंध या द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण होता है, तो उन्हीं को एक शब्दों में हम क्या जी? रेशेदार बहुलक या तंतु बहुलक के नाम से जानते हैं। एक बार देखिए और परिभाषा इसका बतलाएंगे कि वे बहुलक जिनमें बहुलक श्रृंखलाओं के बीच प्रबल आंतर आणविक बल होता है, जो हाइड्रोजन आबंध या द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण होता है, तो उन्हीं को एक शब्दों में हम क्या जी? रेशेदार बहुलक या तंतु बहुलक के नाम से जानते हैं। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप चाहें तो नाइलॉन भी बतला सकते हैं, पॉलिएस्टर भी बतला सकते हैं, डेक्रान भी बतला सकते हैं। ये सभी आपके क्या होते हैं जी? रेशेदार बहुलक होते हैं। और देखिए
रेशेदार बहुलक की भी विशेषताएं जान लेते हैं। जैसे देखिए, रेशेदार बहुलक की विशेषताएं में पहला आपको बतलाना है कि रेशेदार बहुलक की जो तनन सामर्थ्य होती है बहुत अधिक होती है। पहला पॉइंट, रेशेदार बहुलक की जो तनन सामर्थ्य होती है वो क्या होती है जी? अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। विशेषताएं में दूसरा बतलाएंगे कि रेशेदार बहुलक के अणुओं के मध्य, रेशेदार बहुलक के अणुओं के मध्य प्रबल बल उपस्थित होता है। अतः बहुलक अणु एक दूसरे के निकट ही व्यवस्थित रहते हैं। जब प्रबल आपका बल उपस्थित होगा, इसका मतलब ये है कि बहुलक जो अणु होंगे एक दूसरे के निकट ही क्या होंगे? उपस्थित होंगे। इसलिए दूसरे विशेषताएं में बतलाया जाता है कि रेशेदार बहुलक के अणुओं के मध्य प्रबल बल उपस्थित होता है, क्योंकि बहुलक अणु एक दूसरे के निकट ही व्यवस्थित होते हैं। उसी प्रकार से इसकी तीसरी विशेषताएं बतलाएंगे। जैसे इसे बतलाना है कि रेशेदार बहुलकों के रेशे बनाए जा सकते हैं। रेशेदार बहुलकों के रेशे बनाए जा सकते हैं क्योंकि इनमें उच्च दृढ़ता और लचक होती है। तो ये रहा आपका क्या जी? रेशेदार बहुलक। इसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है क्या जी? ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य बहुलक। ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य बहुलक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से जानेंगे कि ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य प्लास्टिक क्या होता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और जिन्हें किसी भी आकार में परिवर्तन किया जा सकता है तथा ठंडा करने पर अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में हम क्या जी? ताप सुनम्य बहुलक के नाम से जानते हैं, यानी कि ताप सुनम्य बहुलक कहते हैं। उसी क्रम में देखिए, इसकी भी हम विशेषताएं देख लेते हैं। ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य बहुलक का इसकी भी पहली विशेषता है, आप ये बतलाएंगे, क्या बतलाएंगे जी? कि ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य बहुलक में अंतर आणविक जो बल होता है प्रत्यास्थ व रेशेदार बहुलकों के मध्य होते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी विशेषता है, आप ये बतलाएंगे, दूसरी विशेषता बतलाएंगे कि ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य बहुलक लंबी श्रृंखला युक्त रेखीय बहुलक होते हैं। उसी प्रकार से तीसरी विशेषता बतलाएंगे कि ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य बहुलक में श्रृंखलाओं के मध्य कोई त्रिविमीय त्रियक आबंध नहीं होता है, अतः ये दृढ़ नहीं होते हैं। उसी प्रकार से इसकी चौथी विशेषताएं बतलाएंगे आप क्या जी? कि ताप सुनम्य बहुलक, ताप सुनम्य बहुलक में कार्बनिक पदार्थ जिसको प्लास्टिक में सयानता एवं मृदुलता आदि बढ़ाने के लिए मिलाते हैं, इन्हें प्लास्टिक कर्मक कहते हैं। इसको एक शब्दों में कहते हैं जी? प्लास्टिक कर्मक के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ देखिए, ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य प्लास्टिक के एग्जाम्पल के तौर पर आप बतलाएंगे क्या क्या जी? पॉलीथीन भी बतला सकते हैं, पॉलीप्रोपीन भी बतला सकते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी बतला सकते हैं और पॉलीस्टाइरीन भी बतला सकते हैं।
ये सभी आपके क्या होते हैं जी, ताप प्लास्टिक या ताप सुनम्य प्लास्टिक होते हैं। उसी क्रम में हम लोग का अगला टॉपिक है ताप दृढ़ बहुलक, जिसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसमें आपको यह बताना है कि वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन द्वारा कठोर दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं, तो इस प्रकार के बहुलक को एक शब्दों में हम ताप दृढ़ बहुलक के नाम से जानते हैं। एक बार और देखिए बताएंगे परिभाषा कि वे बहुलक जो गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन के द्वारा कठोर या दृढ़ पदार्थों में बदल जाते हैं, तो इस प्रकार के बहुलक को हम ताप दृढ़ बहुलक के नाम से जानते हैं। और देखिए ताप दृढ़ बहुलक की भी कुछ विशेषताएं होती है। देखिए इसमें भी एक स्टेप बतलाएंगे। पहला पॉइंट आपको यह बतलाना है कि ताप दृढ़ बहुलक अर्ध तरल पदार्थों से बनाए जाते हैं। ताप दृढ़ जो बहुलक होता है ये अर्ध तरल पदार्थों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। दूसरा आपको बतलाना है कि ताप दृढ़ बहुलक को गर्म करके पुनः अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट बताएंगे कि गर्म करने पर यह कठोर, अज्वलनशील, अगलनीय व अघुलनशील पदार्थों में बदल जाते हैं। और उसी प्रकार देखिए इसका चौथी विशेषता है ये आप बतलाएंगे कि ताप दृढ़ बहुलक गर्म करने पर अत्यधिक संख्या में त्रियक आबंध बनाने के कारण ही होता है। और देखिए इसके एग्जाम्पल के तौर पर भी बहुत सारे बतला सकते हैं क्या जी, जैसे बेकेलाइट भी बतला सकते हैं, यूरिया फार्मेल्डिहाइड भी बतला सकते हैं, मैलेमाइन फार्मेल्डिहाइड भी बतला सकते हैं। ये भी सभी एक प्रकार से क्या होते हैं जी, ताप दृढ़ बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। उसी प्रकार से देखिए अगला टॉपिक है संगठन के आधार पर वर्गीकरण। संगठन यानी कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। देखिए संगठन के आधार पर भी बहुलक को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक पहला आप लोग का है सम बहुलक और दूसरा आपका है विषम बहुलक, जिसको सह बहुलक के भी नाम से आप जानते हैं। देखिए इन दोनों बहुलकों की चर्चा बहुलक के हमने पहले वीडियो में कर दिया है और वहां पर एग्जाम्पल भी बतला दिया है, तो उसको पढ़ लेना। अब देखिए यहां पर हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे थर्मोप्लास्टिक व थर्मोसेटिंग बहुलकों में विभेद, मतलब दोनों में क्या अंतर है। जैसे थर्मोप्लास्टिक पे और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या अंतर होता है, इसमें हम देख लेते हैं। तो देखिए आप थर्मोप्लास्टिक में पहला पॉइंट ये बताएंगे कि गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं एवं पिघल जाते हैं। जैसे कहने का मतलब ये होता है, जैसे इसमें पहला पॉइंट ये बताएंगे कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक होता है ये गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और एवं क्या होते हैं जी, पिघल जाते हैं। लेकिन देखिए थर्मोसेटिंग में पहला पॉइंट आपको ये बतलाना है कि ये गर्म करने पर जलना प्रारंभ कर देते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर गर्म करोगे तो ये क्या करते हैं जी, जलना प्रारंभ कर देते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसमें थर्मोप्लास्टिक में दूसरा बतलाते हैं हम, जैसे इसमें बता सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक को गर्म करके किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। जो ये आपका थर्मोप्लास्टिक होता है, अगर इसको गर्म किया जाए तो गर्म करके इसको किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट बतलाएंगे आप, क्या दूसरा पॉइंट बतलाएंगे जी,
कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पुनः किसी भी अन्य आकृति में नहीं बदला जा सकता है। जिसे कहने का मतलब ये कि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक होता है इसको गर्म करेंगे तो गर्म करके किसी भी आकृति में इसको ढाला नहीं जा सकता है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए थर्मोप्लास्टिक का तीसरा पॉइंट। तो थर्मोप्लास्टिक के तीसरे पॉइंट में ये बता सकते हैं कि जो आपका थर्मोप्लास्टिक होता है ये कम भंगुर होते हैं। क्या होते हैं जी? कम भंगुर होते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में आप तीसरा पॉइंट ये बता सकते हैं कि थर्मोसेटिंग जो बहुलक होता है या प्लास्टिक होता है ये अधिक भंगुर होते हैं। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी तीसरा हो ही गया, इसमें चौथा देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में चौथा पॉइंट देखते हैं। थर्मोप्लास्टिक में चौथा ये बता सकते हैं कि ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। जो आपके थर्मोप्लास्टिक होते हैं ये कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं जी? विलय होते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में चौथा पॉइंट आपको बताना है कि ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। माने दोनों एक प्रकार से कार्बनिक विलायकों में आसानी से विलय हो जाता है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी पांचवा पॉइंट और इसमें भी पांचवा पॉइंट आप बताएंगे कि थर्मोप्लास्टिक की जो संरचना होती है वो रेखीय होती है। थर्मोप्लास्टिक की जो संरचना होती है वो कैसी होती है जी? रेखीय होती है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की जो संरचना होती है वो रेखीय नहीं बल्कि त्रिविमीय होती है। क्या होती है? त्रिविमीय होती है। उसी प्रकार देखिए लास्ट पॉइंट, छठवां पॉइंट इसमें भी और छठवां पॉइंट इसमें भी आप बता सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक का जो निर्माण होता है वो आपका योगात्मक बहुलकीकरण के द्वारा ही होता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या बहुलक का जो निर्माण होता है वो संघनन बहुलकीकरण की क्रिया के द्वारा ही संपन्न होता है। और इस प्रकार से आप लोग का जो बहुलकों का क्लासिफिकेशन है वो समाप्त हो गया। अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।